आज के शो में। सिंध में HIV का फैलाव खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। HIV से अब तक कम से कम 50 बच्चे हलाक। 2 बरसों में मजमूई तौर पर 1500 से ज्यादा अफराद में HIV की तशखीस। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज बड़ा अहम पहलू है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। कोविड पे बड़ी बात हुई है। कोविड के बाद से हमने देखा है कि दूसरी बीमारियों पर तवज्जो इस वक्त हमारी नहीं रही है। मजमूई तौर पर रिसोर्सेज, अटेंशन हर तरह से आप देखें तो डाइवर्ट हो चुके हैं कोविड की तरफ। लेकिन सूबे सिंध के हवाले से आपको इससे पहले रतो डेरों में जो इस वक्त आउटब्रेक हुआ था और जिसके बाद वहाँ पर हमने देखा था कि एक स्कैंडल सा पूरी दुनिया में सामने आया था। मैं तमाम आलमी एजेंसीज़ जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन सब के आपको कॉलम्स लेके बैठा हूँ उस पर जो छपे थे उस ज़माने में और अभी भी छप रहे हैं मुसलसल कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों की ज़िंदगी मुतासिर हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स आप देख लें, वाशिंगटन पोस्ट देख लें, रोटर्स देख लें, यानी आलमी सतह के ऊपर इस वक्त हमें जो है जो है जगह सही का सामना करना पड़ा था और अभी भी करना पड़ रहा है, क्योंकि तकरीबन अभी भी बताया जा रहा है कि जब से ये आउटब्रेक हुआ उसके बाद से अब तक जो हमने फिगर्स मुख्तलिफ लिए कि 50 बच्चे से हलाक हो चुके हैं। बच्चों में इस वक्त कीमत उनको अदा करनी पड़ी है इस नेग्लिजेंस की, इस करप्शन की, या जो भी ये हुआ था, जिस तरह भी सिरिंजेस का इस्तेमाल हुआ था, जो स्कैंडल सामने आया था। और 1500 अफराद में इसकी तशखीस हो सकी है। मैंने इससे पहले कि इस प्रोग्राम को करूं और हम क्योंकि ये बड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है हेपेटाइटिस HIV, इसकी प्रेवलेंस पाकिस्तान में इसके हवाले से मुख्तलिफ प्रिवेंशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट जो स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट की रह चुकी हैं और फिर इसमें जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स फंडिंग के हवाले से भी हैं, वो सारे पहलू हैं। हम खुद एक्सपर्ट तो है नहीं, डॉक्टर्स नहीं हैं, इसलिए हमने पूरा एक पैनल आज बनाया आपके लिए ताकि हम समझ भी सकें कि वजह क्या है सूबे सिंध में और क्या सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट की बदतरीन गफलत है। ये हमने ऑफिशियली राब्ता भी किया हेपेटाइटिस कंट्रोल से कि आप भी अपना मौक़िफ़ दें इस हवाले से। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जो हमने नंबर्स निकाले हैं इस वक्त मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो शेयर करते हुए आगे आपको डॉक्टर्स की तरफ लेके जाएंगे। जो मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने हासिल किए उसके मुताबिक तकरीबन सालाना 25,000 तक नए केसेस HIV के पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं। और ये जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है ये आपको बताना बड़ा अहम है। जो रेट ऑफ इंक्रीज है साल 2010 से 2019 के दरमियान, दैट इज अराउंड 75%, और ये एशिया और पैसिफिक में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट है। फिलीपीन से भी ज़्यादा जिसको कहा जाता है। अगर आप देखा जाए तो बहुत से ममालिक जिनके हमने रेट्स देखे, थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया, जहाँ पर ये रेट डिक्रीज़ हो रहा है। पाकिस्तान में ये रेट बढ़ रहा है। 75% 2010 से 2019 के दरमियान इसकी ग्रोथ है। और इसमें एक पहलू जिसको हम भूल नहीं सकते, वो बड़ा ज़रूरी है बताना, कि ये जो 25,000 नए केसेस हैं दैट इज़ ऑल्सो अंडर एस्टिमेशन, क्रॉस अंडर एस्टिमेशन, क्योंकि ये भी वो लोग हैं जिनके टेस्ट हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन जो पाकिस्तान में जो 2/3 ऑफ की पॉपुलेशन है उनको ये पता ही नहीं उनको उनका HIV स्टेटस है इस वक्त क्या। तो ये बहुत हम कहना कि 25,000 केसेस सालाना आ रहे हैं, तो ये भी इस वक्त बहुत अंडर एस्टिमेशन हम बता रहे हैं कि 25,000 केसेस आ रहे हैं, क्योंकि 2/3 ऑफ मेजर पॉपुलेशन को ये पता ही नहीं इनको HIV स्टेटस आखिरकार है क्या। इस हवाले से हमने ये देखा कि जो हमने ये भी इस प्रोग्राम को करने से पहले कुछ डॉक्टर से बात की कि हाईएस्ट जो ये रिस्क है, रिस्क ग्रुप कौन सा है, यानी किसको सबसे ज़्यादा खदशा होता है हेपेटाइटिस HIV होने का। तो हमें बताया गया कि ज़्यादातर वो लोग जो कि इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स हैं। और 2017 का एक नंबर भी हमें कोट किया गया कि तकरीबन 21% या 22% तक चांस सब में ज़्यादा प्रेवलेंस इनमें होता है। जो हाई रिस्क ग्रुप जिसको कहा जाता है, जो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स हैं, इनके लिए इस पर जो है ये इनको ज़्यादा खतरा इसका होता है। इसी तरह से हमारे पास, क्योंकि हमने देखा पिछली हुकूमत ने और इस हुकूमत ने कुछ अनाउंसमेंट्स की थी जिसके हम सवाल भी उठाएंगे इस पर। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जब होंगे हमारे साथ उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन हमने सूबे सिंध के हवाले से मजमूई तौर पर सिंध गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट रही है हेपेटाइटिस कंट्रोल की, हमने कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स हासिल किए और इन फिगर्स को भी आपके सामने पहले रख देते हैं इससे पहले कि बाकायदा हम पैनल की तरफ जाएं। जो हेपेटाइटिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम है सिंध हुकूमत का, HPCP, ये 2008-9 में स्टार्ट हुआ। यानी इसको अगर देखा जाए तो इसका PC1 जो अप्रूव हुआ था, जो एग्जैक्ट डेट है वो जनवरी 2009 है जब इसका PC1 अप्रूव हुआ था। 3 साल के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, और ये इनिशियली 2008 से 2011 के लिए था। फिर इसको एक्सटेंशन दी गई, गवर्नमेंट ने 2011 से 2014 तक इसका सेकंड फेज़ लॉन्च किया और फिर इसको तीसरा फेज़ 2015 से 16 और फिर 17 के अंदर 18 और फिर उसके बाद इसको 2018 और फिर उसके बाद एक और एक्सटेंशन 2 साल का देकर 2020 तक जो है इसको एक्सटेंड किया गया। मैंने अभी कुछ देर कबल ये भी पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा कोई 2 साल का एक्शन प्लान है 2021-22 का, और वो भी मैंने डिटेल्स उनसे हासिल की हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई 10 कोर इंडिकेटर्स हैं जिस बुनियाद के ऊपर वो आगे बढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस को जड़ से उखाड़ने में। लेकिन आखिरकार सिंध हुकूमत ने अब तक किया क्या है, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम ने अब तक किया क्या है?
ये तफसीलात आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। ये हमने पूछा तो हमें बताया गया कि तकरीबन वो कहते हैं कि 61 ट्रीटमेंट सेंटर्स उन्होंने बनाए, 17 स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए, और ये मुख्तलिफ DHQs यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ पर, तहसील लेवल के ऊपर जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है यहाँ पर, और रूरल हेल्थ सेंटर्स के ऊपर बनाए गए। उन्होंने कहा तकरीबन 29 डिस्ट्रिक्ट सूबा सिंध के, उन तमाम में ये 61 ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए। तो मैंने अगला सवाल पूछा है जी कि आखिरकार इसमें से फंक्शनल और नॉन फंक्शनल कितने, तो बताया गया कि 61 में से 5 सिर्फ नॉन फंक्शनल हैं। इसके अलावा तकरीबन 56 जो हैं वो फंक्शनल हैं, यानी काम कर रहे हैं इस पर ट्रीटमेंट सेंटर्स मुख्तलिफ इस पर डिस्ट्रिक्ट्स में, और 17 स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। इसी तरह से जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उस हवाले से भी हमने सवाल पूछा, तो हमें बताया गया कि तकरीबन 2013 के अंदर एक कानून मंजूर हुआ जिसका सिंध हेल्थ, उसके बाद सिंध हेल्थ केयर कमीशन बना था। और सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने, मैंने पूछा क्या काम किया, तो मुझे बताया गया कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने तकरीबन 6000 हेल्थ फैसिलिटीज़ को रजिस्टर किया, जिनमें से 2000 को सील भी किया गया था मेल प्रैक्टिसेस की वजह से। और इसमें से अगर देखा जाए तो जब उनको लगा कि ये क्वैक्स हैं या फिर ये सही हेल्थ प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो उनको सील भी किया गया। ये तो वो है जो ऑफिशियली हमें फिगर्स दी गई, लेकिन इसके बावजूद जो थ्रेट है बढ़ती जा रही है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। आलमी खबर रसा एजेंसी अभी बता रही है कि रतो डेरो जो वहाँ आउटब्रेक हुआ था उसके असरात अभी तक हैं, और सूबे सिंध में इंतहाई गमगीर और खौफनाक सूरत हाल बनती जा रही है। पूरे मुल्क की मजबूरी सूरत हाल में बात भी करेंगे। मिस्टर डॉक्टर रफ़ीक हनानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सदर इन्फेक्शियस कंट्रोल सोसाइटी के यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब सदर PMA लाहौर, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब साबिक SAPM ऑन हेल्थ, वो भी साथ होंगे। मैं पहले रफ़ीक हनानी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, सर ये वजह क्या है प्रेवलेंस की, और सूबे सिंध की मजमूई सूरत हाल पे मुझे बताया गया कि हेल्थ केयर कमीशन है 6000 और 2000 इस वक्त जो है वो सील कर चुका है। आपका मैंने एक कमेंट पढ़ा, एक इंटरव्यू में एक अखबार में कोटेड था, आपने कहा था कि जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो सिर्फ ऑन डॉक्यूमेंट्स है, प्रैक्टिकली नहीं है। आपने यही कहा एग्जैक्टली सर? नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसमें जो है ना वो मैं तस्हीह करना चाहूँगा। देखें, हेल्थ केयर कमीशंस जो है ना ये सारे प्रोविंसेस में भी और इस्लामाबाद में इन्हें फेडरल गवर्नमेंट का भी हैं बने हुए, और पूरी दुनिया में जो है ना वो रेगुलेट करने के लिए इसी तरह की बॉडीज़ होती हैं। पाकिस्तान में चूँकि 2013 में जो है ना ये बाय लॉ जो है ना पास किया गया था कि हेल्थ केयर को रेगुलेट करना है और रेगुलेटरी कमीशंस बनेंगे, और 2016 से शायद 15 या 16 से जो है ना इसके ऊपर कुछ अमल दरामद होना शुरू हुआ है, और ग्रेजुअली जो है वो तमाम सूबों में जो है ना उन्होंने काम शुरू कर दिया है। लेकिन चूँकि ये नए बने हैं और इसमें अभी बहुत सारी कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज़ हैं, उसके अलावा उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनके स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ बने हुए ही नहीं हैं। अब वो बना के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लॉजिस्टिक्स डिफ़िकल्टीज़ हैं कि चंद एक के अलावा ज़्यादातर हेल्थ केयर कमीशंस जो हैं वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो नहीं कर सक रहे हैं। तो इस मामले में डेफिनेटली डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को बहुत सारी जो है ना कोशिशें और काविशें करनी होंगी, और हो सकता है कि हमें जो है वो इंटरनेशनल हेल्प भी लेनी पड़े कि रेगुलेटरी कमीशंस के लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो जाए और हम अपने स्टैंडर्ड्स डेवलप कर सकें। पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल ने भी जो है ना इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, और अभी तक उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, लेकिन अभी भी टर्शरी हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड्स हमारे पास बने हुए नहीं हैं। तो सिर्फ हम रेगुलेटर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि चूँकि ये नया काम है तो रेगुलेटर्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, और नेशनल कंसेंसस की भी इसमें ज़रूरत है। इसी तरह से जो है वो पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल विल नहीं है, और बहुत सी जगहों पर जो है वो जहाँ हेल्थ केयर कमीशंस जो है वो उनको रेगुलेट करने और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है। मैंने आपको एक नंबर दिया सिंध के, क्योंकि पहले सिंध की हम बात करते हैं मजमूई तौर पे कि यहाँ पर 1500 केसेस इस तरह बता रहे हैं अभी, तो ये 2008 में सेट करते हैं, जिस तरह मैंने बताया पूरी टाइमलाइन 2008, फिर उसको एक्सटेंड करते हैं हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, फिर 20 तक, अब कोई 2 साल का कोई एक्शन प्लान है वो आ चुका है सामने, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे इसके सर? अच्छा देखें, इसमें थोड़ी सी मैं तशरीह करता चलूँ। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है ना वो तो 2008 से शुरू हुआ था, लेकिन HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो एक बिल्कुल अलग प्रोग्राम है जी। और उसमें जो है वो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि वो 1996 वगैरह से शुरू हो गया था, और वो चलता रहा तकरीबन 2014 तक जो है ना, और उसके बाद भी जो है वो चलता रहा, लेकिन उसका जो लेवल ऑफ सपोर्ट था वो बहुत कम हो गया। और HIV के साथ साथ जो है वो HIV एंड ट्यूबरकुलोसिस
वो एक ऐसा फिनोमेना है जो कि HIV को भी डैमेज कर रहा है और ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल को भी डैमेज कर रहा है। तो समहाउ इसकी फंडिंग वगैरह और जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर एक लेवल तक चल रही थी, लेकिन 2019-2020 में जबकि पाकिस्तान में कोविड शुरू हुआ है तो उसके बाद उसका निगलेक्ट बहुत बढ़ गया है। उसके अलावा ये था कि जो HIV कंट्रोल प्रोग्राम था उसमें भी बीच में हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती रही, इसलिए कि ग्लोबल फंड के ज़रिए जो है ना पाकिस्तान को एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन मिल रही थी। समहाउ लॉजिस्टिक्स डिफ़िकल्टीज़ की वजह से जो है वो बहुत सारे लोगों को दूर के इलाकों में, दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को जो है वो लेने के लिए मराकज़ पर आना पड़ता था। सही। उन लोगों के पास ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता, बहुत सारे और मसाइल होते हैं जिसकी वजह से जो है वो और इंटरप्टेड सप्लाई जो है ना होती रही। अच्छा सर, एक ब्रेक है, मैं जाना डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। जो बात हो रही है ये भी बड़ा है नाज़रीन कि हमने जो फंडिंग है वो ज़्यादातर हमने निसार एक्सटर्नल फंड्स के ऊपर किया, अभी जिक्र किया है ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स एंड TB एंड मलेरिया। तो ये आखिरकार हमारी अपनी जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल विल जिसकी बात हो रही है वो क्या है और क्या नहीं। सुबह सिंध की सूरत हाल भी मजमूई तौर पर बात करेंगे। अशरफ निज़ामी साहब से भी ओपिनियन लेंगे, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से भी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन हम बड़े अहम सवाल उठा रहे हैं। हेपेटाइटिस HIV के हवाले से जो सुबह सिंध में आउटब्रेक हुआ था रतो डेरों में हमने देखा था नीडल्स वर बीइंग रीयूज्ड। उसके अलावा जो डंपिंग हुई थी उन तमाम जगहों की, उसकी तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद हमने सीखा क्या नहीं सीखा, ये बड़े अहम सवालात हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया, यही निज़ामी साहब आप रतो डेरों में जो हुआ, फिर आप कह रहे हैं 1500 केसेस हो चुके हैं, 50 बच्चे हलाक हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ने किया क्या निज़ामी साहब? सैफान देखिए, मैं समझता हूं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि जब हमारे साथ कोई हादसा होता है, कोई अलमिया होता है, तो वी गिव द सिग्निफिकेंटली, उसको इम्पोर्टेंस भी दे देते हैं, हमको डिस्कस भी करते हैं और सारी चीज़ों को देखने के लिए हम सब मतलब तैयार होते हैं कि जी अब हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं, मेरी नाकस राय में, और हमारे दोस्त इसके साथ एग्री करेंगे आई होप, डॉक्टर रफीक साहब भी और डॉक्टर जफर मिर्जा साहब भी, कि ये पहले भी हमारे माशरे के अंदर चीज़ें हो रही थी। अब हुकूमत का एक, हमारा तो एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जैसे भी आप समझें, हम समझते हैं ये इनडिफरेंट एटीट्यूड है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और उन इदारों की तरफ से हमने सेहत को पसे पुश्त डाला हुआ है। और पसे पुश्त डाला, जैसे अभी रफीक साहब बता रहे थे कि हमने तो एक फॉरेन फंडिंग के ऊपर ये सारे सहारा किया हुआ है, और अपनी जो एलोकेशन ऑफ फंड्स और प्रिवेंशन की खातिर जफर मिर्जा साहब बेचारे अपने ताई जो कोशिश कर सकते थे एज मिनिस्टर हेल्थ फेडरल, उसके नहीं निज़ामी साहब ये बताएं कि एक तो हमने एक आदमी पर डाल दिया कि इसकी वजह से ये सब कुछ फैला था रतो डेरों में, लेकिन जो उसके सिस्टमैटिक इश्यूज थे, उसके साथ पूरा सिस्टम जो ख़राब है, तो हमने एक फ़र्द पर डाल के कहीं पूरा सिस्टम को इग्नोर तो नहीं कर दिया? जो पूरे सिस्टम में मसाइल थे, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर, तमाम चीज़ों में जो मसाइल थे उनको इग्नोर कर दिया गया बिल्कुल, अभी भी वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी मौजूद हैं। सैफान, आपने वही बात कह दी जो कि मैं एक मतलब तमहीद बांध के ये बात ही कहना चाह रहा था, और ज़िम्नन मैंने ये गुजारिश भी यही की है। मेरा ये मानना है कि जब तक निज़ाम ठीक ना होगा, जब तक हम निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे और प्रिवेंटिव साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। आपने तो आज मतलब एक HIV पॉजिटिव या एड्स, अगर हम चले मतलब एक कहते हैं आल दो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सो ऑन, अगर उसके हवाले से आज आप कर रहे हैं, तो इससे जो हेपेटाइटिस फैल रहा है, मैं आपके साथ शेयर करूं कि मिर्जा साहब ने हमारे साथ शफकत की थी कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को, और मुझे एज PM रिप्रेजेंटेटिव वहां मतलब चुना था प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कमेटी थी इंजेक्शन सेफ्टी कमेटी के अंदर, तो लेकिन एक ही इजलास हुआ जो जफर मिर्जा साहब ने कर लिया, और उसके बाद मतलब फाइलें बस ठप हो गई। मैं समझता हूं कि जो बाबू लोग हैं वहां पे हमारी ब्यूरोक्रेसी है, और जिसके हाथ में हमने सब कुछ दिया हुआ है, जब भी इन हेल्म ऑफ अफेयर्स ये इस्टेब्लिशमेंट के वो अहबाब आते हैं, तो हमारी चीजें जो है पसपुश्त और पीछे की तरफ चली जाती हैं। आई बिलीव, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सिस्टम उसके साथ, कि जब हमारे साथ है, जब सिस्टम वहां पे नहीं है, तो चीजें हमारी सारे मतलब एक बस नीचे ही गिर जाती है, उसका कतई तौर पे कोई देखने पूछने वाला नहीं होता। लेकिन हैविंग सेड, मैं समझता हूं कि ये हमारी अवामी हुकूमतें, उनकी जिम्मेदारी है। हम अपनी अवामी हुकूमतों को इससे कतई तौर पे मतलब फारिग नहीं कर सकते, ये उनकी जिम्मेदारी है, अवाम की सेहत उनकी जिम्मेदारी है, हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी सेहत की जो है। तो 2 साल पहले जहाँ थे हम वहीं खड़े हुए हैं इस वक्त, अगर इन शॉर्ट हम ये बोलें निज़ामी साहब। मैं समझता हूँ उससे बेहतर होगा,
अगर कोई हम इंडिपेंडेंट सर्वे करवाएंगे तो आपको ये सुन के मतलब हैरत नहीं होनी चाहिए कि हम उससे वर्स्ट ही होंगे, उस जगह के ऊपर नहीं होंगे, हम उससे बदतर होंगे और हमारे हालात कथित तौर पे कोई अच्छे नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेट। अच्छा, दो बातें थी इस वक्त मैं खनाई साहब आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब से अप्रूवल लिया था ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने, उन्होंने जिक्र भी किया था हमसे, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी वो फ़ोन पे आ नहीं रहे, ओपिएट सब्स्टिट्यूशन थेरेपी OST, और उन्होंने कहा जी इसका अप्रूवल लिया है, और इसका उन्होंने कहा था, हमें बताया भी था और लिखा भी था उन्होंने कि इट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ अब्यूज़, बट ड्यूरिंग माई टेन्योर एज मिनिस्टर आई गॉट दिस अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, आई होप नाउ दिस इज इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने अपने आर्टिकल में भी लिखा था। तो ये क्या, ये है क्या, और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं हुई, क्या हुआ? देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो HIV की एपिडेमिक है ना जी, ये सबसे ज़्यादा जो ड्रग यूज़र्स हैं जो कि इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स, इनको हम इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स कहते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा HIV की प्रिवेलेंस है। तकरीबन 30 to 40% ऑफ ऑल HIV पॉजिटिव जो लोग हैं वो ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं, और जब ड्रग्स के इंजेक्शन जो है ना, वो इंजेक्शन शेयर भी कर रहे होते हैं एक दूसरे से, उनको ड्रग्स से और इंजेक्टेबल ड्रग से हटाने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन थेरेपी जो है ना, मेथाडोन सब्स्टिट्यूशन थेरेपी की जाती है। मेथाडोन जो है वो मिसयूज़ होती है ख़ास तौर पर क्योंकि वो एक एनाल्जेसिक्स भी है और उसके साथ नारकोटिक इफ़ेक्ट भी है, उसका माइल्ड नारकोटिक इफ़ेक्ट भी है। तो पूरी दुनिया में लोगों को जो इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स हैं उसको छुड़वाने के लिए जो है ना मेथाडोन सब्स्टिट्यूशन थेरेपी दी जाती है। लेकिन हम फियर ऑफ एब्यूज़ की वजह से जो रियल चीज़ है, जो फ़ायदा पहुंचाना ज़रूरी है कम्युनिटी को, उसको हम नहीं कर रहे थे। इससे क्या अब्यूज़ और होगा? ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के दौर में जो है वो एक इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो आज भी इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। नहीं, इससे अब्यूज़ क्या क्या खतरा, फेयर ऑफ अब्यूज़ क्या? ये तो अगर कि मंशियात जो है ना, अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो लोग कोई ना कोई नाजायज़ तरीके से, जिस तरह से कि आपको मंशियात रोडों पर मिल जाती हैं, इसी तरह से वो एक लीगल ड्रग जो है ना वो भी आपको, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं होगी वो भी इस्तेमाल कर रहे होंगे और वो नशे के आदी हो जाएंगे। ये एक फ़ियर है उसके साथ। लेकिन दुनिया भर में ये सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज़ में से एक है मेथाडोन सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, लोगों को और ड्रग ये एडिक्शन से भी, अगर हटाने मैं के आपसे लिए। पूछूं तो ये प्रिवेंशन के फेज में आएगी? जी हाँ, बिल्कुल प्रिवेंशन में आएगी ये। और उसके काफ़ी आपने, सबसे- इससे पहले कि अगली बात पे हूँ, लेकिन आपने रेतोडेरो से, आपने जो मैंने निज़ामी साहब से पूछा, आपने क्या लगता है हमने कुछ सीखा इन्वेस्टिगेशन में, क्या आया सामने? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस, करानी साहब? देखें, रेतोडेरो में जो चीज़ें हुई ना, उसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। एक तो ये था कि कुछ लोगों को ड्रिप्स लगाई जा रही थी, मल्टीपल जो है ना उसमें वो नीडल्स लगी हुई होती थी, और कई लोगों को एक ही ड्रिप से जो है ना वो फ्लूइड्स दिए जा रहे थे। पाकिस्तान में सिरिंजेस का इस्तेमाल जो है ना और नीडल्स का इस्तेमाल जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाले ममालिक में है, और वो सारे के सारे 95% जो है ना वो गैर ज़रूरी होता है। और अनफॉर्चुनेटली जो सिरिंजेस जो है या जो नीडल्स जो है वो वन टाइम यूज़ की होती हैं, हमारे यहाँ उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है, और कोई भी मेकैनिज़म हमारे पास नहीं है। लोगों में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स की गई, और एक साइन किस्म का जो प्रॉपर नेटवर्क था वो भी बनाया गया, काफ़ी एफर्ट्स भी हुई। फिर ऑटो डिसेबल सिरिंजेस जो है ना उसका कानून भी आ गया है, कानून अभी इम्प्लीमेंट करने के स्टेज पर भी चल रहा है, लेकिन समहाउ जो है वो सप्लाई मैनेज नहीं हो पा रही। इस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया था कि जब नेशनल टास्क फोर्स फॉर इंजेक्शन सेफ्टी बना था, उसमें कहा गया था कि रियूजेबल सिरिंज प्रोडक्शन को ख़त्म करके इंपोर्ट ऑफ ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंजेस होंगी। तो ये ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंजेस क्या होंगी, और फिर ये क्यों नहीं हो सका, मतलब अभी तक क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुआ? इस बात को भी काफ़ी अर्सा हो गया, ये टास्क फोर्स बनी थी, सब हुआ था। देखें, ये तो जो है ना, ये तो जो लोग सप्लाई चेन मैनेज करते हैं वो बता सकेंगे, लेकिन चूंकि ऑटो डिसेबल सिरिंजेस जो है ना उनकी एक तो कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आ रही होती है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है ना वो है ही नहीं अभी तक, और इम्पोर्ट करने में भी दुनिया भर में भी उसकी काफ़ी शॉर्टेज चलती रहती है। ख़ास तौर पर कोविड के बाद जो है ना तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि सिरिंजेस मिल ही नहीं रही थी। तो आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ने इस मामले में क्या इंसेंटिव्स दिए हैं ताकि इम्पोर्टर्स उसको इम्पोर्ट भी करें और यूज़र्स उसको यूज़ करें, और उनके ऊपर एडिशनल कॉस्ट ना लगे, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट जो है ना होता ये है कि वो सिरिंज एक दफ़ा अगर इस्तेमाल हो जाती है ना तो दोबारा इस्तेमाल हो नहीं सकती। तो उसमें इस किस्म का लॉकिंग मैकेनिज़्म होता है कि वो लॉक हो जाती है और उसके बाद जो है वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये एक इफेक्टिव टूल माना जाता है उन सोसाइटीज़ में जहाँ पर दूसरी कोई। आप अभी बता भी देते हैं ब्रेक में कि वन ऑफ द बिगेस्ट एपिडेमिक जो बच्चों में हुआ
5 साल से कम उम्र के बच्चों में 5 साल के। तो सर ये जो हुआ तो इसके बाद सिंध हुकूमत ने कुछ सीखा, कुछ इससे सबक हासिल हुआ? क्योंकि अभी भी फिगर्स आ रहे हैं 50 मर गए, 1500 को हो गया। देखें 1500 को हुआ है और ये 50 के मरने की फिगर जो है ना वो कम फिगर है, बड़ा अंडर एस्टिमेशन है। अच्छा। चूँकि हमारा एक इदारा है जो कि वहाँ पर काम कर रहा है ब्रिज के नाम से, तो हमारे इतला के मुताबिक 50 से काफ़ी ज़्यादा बच्चों की जो है ना अमवात वाक़ हुई हैं। तकरीबन 1300 साढ़े 1300 जो है ना वो बच्चे उसमें इन्फेक्ट हुए थे। ये अप्रैल 2019 की बात है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है जो आप दे रहे हैं इस वक्त, कितने बच्चे हलाक हुए, क्योंकि जो हमें आए थे 50 के आए थे, आप बता रहे हैं ज़्यादा हैं। आपने जो वहाँ पे काम भी किया इस ब्रेक के बाद, और है हक़ाइक़ होंगे बेनकाब हमारे साथ रही। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हेपेटाइटिस HIV के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सूबा सिंध में जो इसकी प्रिवेलेंस है, जिस तरह से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जितने बच्चे हलाक हो चुके हैं, हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से जो मासूम बच्चे जिनको सबसे ज़्यादा हिट किया इस पेंडेमिक ने, इस एपिडेमिक ने, उसके बाद अब क्या सूरत हाल है, आखिर हमने सीखा क्या है क्या नहीं है। एक फिगर जो हमने हासिल की थी वो 50 बच्चों की थी जो हलाक हो चुके हैं, और 1500 नए केसेस की है। मैं डॉक्टर रफ़ीक हनानी साहब क्योंकि गुफ्तगू कर रहे थे इस पर कि हलाकतें शायद 50 से ज़्यादा हैं। रफ़ी साहब ये मुझे बताएं कि कितनी हलाकतें हुई हैं वहाँ पे अब तक बच्चों की? जहाँ तक हलाकतों का ताल्लुक़ है, मेरे पास बिल्कुल कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है जी। लेकिन जो हमारे वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं वो बताते हैं कि कई एक फैमिलीज़ में बच्चे जो है ना बहुत ही शदीद बीमार भी होते हैं और बाज़ दफ़ा वो मर भी जाते हैं, तो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग का कोई सिस्टम या मैकेनिज़्म नहीं है। और ज़ाहिर बात है कि वो देहाती लोग ज़्यादातर हैं जो कि इन्फेक्टेड हुए थे उसमें, तो वो ट्रीटमेंट सेंटर्स पर भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उनके पास आने जाने का किराया भी नहीं होता और न इतनी अवेयरनेस होती है। तो सही फिगर्स जो है ना वो तो शायद हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास होंगे। फाइनेंसिंग के हवाले से जो फंडिंग है, क्योंकि हमने ये देखा है कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट की सोर्स है वो एक्सटर्नल फंड्स हैं। तो अभी भी मैं पढ़ रहा था जो इनका नेशनल एक्शन प्लान है, जो एक्शन प्लान है हेपेटाइटिस सिंध हुकूमत का, तो उसमें इनकी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री है। जाहिर है सूबा सिंध की हुकूमत उनसे पैसा लेती है, वफाक से। वफाक फेडरल जो इस वक्त NGOs या उधर से पैसा लेता है। तो ये इनको किस तरह फाइनेंस करते हैं इन लोगों को जो गरीब हैं इस वक्त, बच्चे जो हलाक हो रहे हैं जिनके? देखें ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो है ना, एक तो GFATM के थ्रू हैं और दूसरे जो है ना वो यूनिसेफ के थ्रू हैं। अच्छा सर, एक सेकंड अगर हम आपको इंट्रोड्यूस कराते चलें, डॉक्टर नौशीन हामिद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, शी इज़ द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। उनका मौके पहले ले लेते हैं क्योंकि कुछ देर को वो आई हैं। डॉक्टर नौशीन साहब ये मुझे बताइएगा, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमने देखा था कि जफर मिर्जा साहब ने 2 इनिशिएटिव्स हेपेटाइटिस के हवाले से स्टार्ट किए थे। एक तो ओपिएट सब्स्टिट्यूशन थेरेपी थी, जो OST थेरेपी जिसको कह रहे थे कि जिसका उन्होंने अप्रूवल लिया था प्राइम मिनिस्टर से, और दूसरा नेशनल टास्क फोर्स फॉर इंजेक्शन सेफ्टी था, जिसमें उन्होंने ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंजेस के इंपोर्ट का उन्होंने कहा था कि हम काम करेंगे। तो वो अब किधर है, वो स्टेटस हेल्थ मिनिस्ट्री किधर है, स्टैंड करती है? पहले इसका बता दें, OST थेरेपी का ये चल रहा है मामला, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही? जी बिल्कुल, ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं ये पाइपलाइन में हैं और इस दफ़ा कुछ चीज़ों के लिए बजट भी रखे गए हैं। और इंजेक्शन सेफ्टी की जहाँ तक था उसके लिए अप्रूव करा लिया गया है, क्योंकि अब वन टाइम यूज़ की सिरिंजेस जो हैं वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होंगी। उसके लिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम दिया गया था ताकि वो लोग जो ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो उसको नहीं अप्रूव तो जफर मिर्जा साहब के दौर में ये OST थेरेपी हो गई थी और ये नेशनल टास्क फोर्स इंजेक्शन तो अप्रूव अब हुई है, ये टाइम अभी तक पाइपलाइन में थी? नहीं जी, अप्रूव हुई भी थी। उसके लिए टाइमलाइन जो दी गई थी वो कोविड की वजह से 3-4 महीने एक्सटेंड कर दी गई थी, तो वो भी अब इंशाल्लाह ताला टाइमलाइन तकरीबन कंप्लीट हो रही है। तो इसलिए अब ये जो सिरिंजेस जो रीयूजेबल जिसको बार बार लोग यूज करते थे वो अब यहाँ पर पाकिस्तान में आनी बंद हो जाएंगी और सिर्फ वो यूज होंगी जो कि ये वन टाइम के बाद वो ऑटो डिस्ट्रक्टिव होती है। अच्छा ये बताएं नौशीन साहब, सुबह सिंध में रतो डेरो में जो बड़ा एपिडेमिक हुआ जिसमें बच्चे हिट हुए, आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की जगहसाई भी हुई, आपको देखा है न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, वॉशिंगटन पोस्ट, वो अपनी जगह। फिर मासूम बच्चों की जाने जिनका कोई जितनी को कीमत ही हम नहीं कह सकते, जिसका कोई इससे बड़ा नुकसान ही कोई नहीं हो सकता। तो ये मुझे बताएं कि जो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर आप लोगों ने क्या किया, यानी सिंध गवर्नमेंट ने तो इन्वेस्टिगेशन की, आप लोगों ने क्या किया, इस पर क्या सामने आया और क्या उसके बाद एक्शंस हुए? जी जिस तरह से आपको इल्म है कि उसके बाद फौरी तौर पे WHO की टीम को एक बाहर से बुलाया गया था और उस टीम ने आके यहाँ पर वो उसके सारे कॉजेज जो थे उसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट बना के हमें दी थी और इवेंचुअली वो वहाँ पर एक वो लोकल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर था, एक ट्रैक था जिसकी वजह से ये वबा वहाँ पे फैली थी। तो उसकी वजह से ये मजीद मैं समझती हूँ कि इस चीज़ की जरूरत है कि जो रीयूजेबल सिरिंजेस और सारी इन चीज़ों को फौरी तौर पे रोका जाए। वहाँ पर नौशीन साहब 1500 केसेस 2 साल में सिंध में 1500 केसेस जो है आगे हैं। ये हालात तो यहाँ के और वहीं के वहीं खड़े हुए हैं इस वक्त। वो एक डॉक्टर के ऊपर डाल के लग रहा है कि मामला दबा दिया गया,
वो जो निज़ाम है वो तो वही का वही है, पूरा वही सिरिंजेस वही सब से चल रहा है सिस्टम। जी वो बिल्कुल जी, ये मामला दबाया तो नहीं जा सकता क्योंकि देखिए HIV के ऊपर बहुत बड़े स्केल के ऊपर काम हो रहा है, इसके प्रोग्राम्स वगैरह सारे एक्सटेंड किए जा रहे हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की जा रही है और इसके सेंटर्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। मगर HIV एक ऐसा टैबू है कि लोग सामने आते हुए बताते हुए ट्रीटमेंट लेते हुए जो हैं वो उसको पब्लिक नहीं करना चाहते, तो ये चीज़ें हमें सोशल इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, एक तो आपने बताया था कि टाइमलाइन वजह थी कोविड से 3 महीने लग गए, दूसरा अब तो अप्रूव हो गया, तो ऑटो डिस्ट्रिक्ट सिरिंजेस आप लोग पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल करेंगे, किस तरह से होगा ये, क्या इंपोर्ट होंगी, क्या होगा ये प्रोडक्शन? जी बिल्कुल, अभी इनिशियल स्टेजेस में तो हम इसको इंपोर्ट ही करेंगे, मगर उसके बाद यहाँ पर उसकी हमारी बातचीत जारी है मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ कि हम यहाँ पर भी इसकी जो है वो फैक्ट्रीज लगाएंगे और वो पाकिस्तान में लोकली भी मैन्युफैक्चर होंगी। इसके बारे में उम्मीद करते हैं नौशीन साहब कि ये थोड़ा फास्ट करे प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर 25,000 केसेस आ रहे हैं सालाना। अभी मिर्जा साहब को गए हुए भी अच्छा खासा अरसा हो गया, अभी तक ये अप्रूवल और इन्हीं चीज़ों में मामला चल रहे हैं कि आप जल्दी ये ऑटो सिरिंजेस जो हैं ये ना सिर्फ HIV एड्स बल्कि हेपेटाइटिस C और इस तरह की दूसरी बीमारियां फैलने का भी सबब बन रही हैं, तो इसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट विजिलेंट है और इसके लिए पूरी इंशाल्लाह ताला जो स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, इसके लिए इस दफा बजट में भी चीज को रखा गया है, तो आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएंगे कि हुकूमत सीरियसली इस फाइनेंस को टैकल कर रही है। कितने रखे आपने बजट में, आप कुछ बता सकती हैं? जी मैं एग्जैक्ट फिगर तो अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं आपको। चलिए ठीक है, मैं रफ़ीक हनानी साहब आप बात जो कर रहे थे अगर प्लीज़ कंप्लीट, अगर आप रफ़ीक हनानी साहब आपसे हम पूछ रहे थे कि बच्चे कितने हलाक हुए हैं और आप जो रीजंस बता रहे थे, हनानी साहब प्लीज़ अगर देखें। उसके बाद जो है ना मुस्तकिल स्टडीज़ वहाँ पर चल रही हैं जी, जिसमें पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी अपने वर्कर्स भी जा रहे हैं, वॉलंटियर्स भी जा रहे हैं, और यूनिसेफ जो है वो भी कई एक प्रोजेक्ट्स वहाँ पर सपोर्ट कर रही है, जिसमें हमें ये पता चला कि पिछले चंद महीनों में जो है वो तकरीबन 22 लोगों को टेस्टिंग जब की गई तो उसमें से 6 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए। इसका मतलब ये है कि अभी भी वहाँ पर ये एपिडेमिक्स जो है ना, या आउटब्रेक जो है वो स्प्रेड होती जा रही है। उसके अलावा जो है कई एक ऐसे भी छोटे छोटे इलाके हैं सिंध में भी और पंजाब में भी जहाँ पर HIV के पॉजिटिव केसेस होते हैं, लेकिन उसको किसी तरह से दबा दिया जाता है ताकि मीडिया तक उनकी एक्सेस ना हो, और हुकूमत और मुख्तलिफ इदारे जो है ना वो बदनामी से डर की वजह से जो है ना उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और जब भी HIV के केसेस को आप छुपाने की कोशिश करेंगे तो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो कि HIV इन्फेक्टेड हैं और उनको पता है कि वो HIV इन्फेक्टेड हैं। उसके अलावा जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी भी जो मिल रही है ना वो सिर्फ 15% लोगों को मिल रही है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट था 90-90-90। इसका मतलब ये है कि 90% लोग जो कि HIV इन्फेक्टेड हैं उनको पता होना चाहिए कि वो इन्फेक्टेड हैं। उसमें से 90% लोगों को जो है वो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी मिलनी चाहिए, और उसमें से 90% लोग वो होने चाहिए जिनको कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी की कंप्लायंस इतनी अच्छी हो कि उनका वायरल लोड जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ज़ीरो हो जाए और वो स्प्रेड ना कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी उस टारगेट से बहुत दूर हैं। एग्जैक्टली। और मैं यही आपसे इस वक्त पूछना चाहूँगा निज़ामी साहब कि अब मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो अभी ये हुकूमत भी अभी तक अप्रूवल स्टेज में, 2 जो OST थेरेपी का हमने पूछा, उसके बाद वो जो नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंजेक्शन सेफ्टी, तो सर ये सारे अप्रूवल में ही अभी 2-2 साल लग रहे हैं और ये वफाक की बात हो रही है। सिंध में तो खैर बहुत ही बुरा हाल है, बदतरीन। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसका मतलब केसेस आते रहेंगे, रिपोर्ट होते रहेंगे, बच्चे भी हलाक होते रहेंगे, अल्लाह ना करे और भी लोग इस पर मुतासर होते रहेंगे, और हमारी हुकूमतें अप्रूवल और टाइमलाइंस में ही रहेंगी इस पर। देखिए सैफान, मुझे रिपीट करते अच्छा नहीं लगता कि मैं फिर आपसे वही कहूं कि दिस इज द इंडिफरेंट एटीट्यूड। अभी जैसे मैडम नौशीन फरमा रही थी, हमने अप्रूव कर दिया, अप्रूव कर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फाइनेंस पे हमने पैसे रख लिए, उसके बाद मतलब दिस इज माय फर्म बिलीफ। और मतलब जो चीजें भी सामने आई हैं कि इंजेक्शन सेफ्टी के लिए जो काम किया गया, और क्या लेना देना इस कोविड-19 का कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या इसका अमल दखल है, क्या दुनिया रुक गई है, जिंदगी रुक गई? यू हैड एम्पल ऑफ टाइम, अगर इन्होंने करना ही था
तो सारे फारिग बैठे थे। क्या हमने वैक्सीन प्रिक्योर कर ली थी कि इसको कोविड के लिए इन्होंने खराब कर दिया? क्या हमने कोई ऐसे एक्शंस देख लिए थे गवर्नमेंट के, हुकूमतों के? दे आर जस्ट ऑन टिट फॉर टैट आई बिलीव। ना तो हमारे पास कोई इक्वेशन है, ना हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन है बदकिस्मती से, ना फेडरल गवर्नमेंट की, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की। कराची के अंदर केसेस बढ़ गए तो बड़े हंस के कह देते हैं जी देखिए पंजाब के तो अंदर हमने कंट्रोल किया, कराची के अंदर ये हालात है। पंजाब के अंदर ये हो गया तो कराची से ये सदा आ जाती है कि देखिए जी हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए वहां पे कैसे। मैं समझता हूं कि जब तक आप कोऑर्डिनेशन नहीं बेहतर होगा और उस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए जब तक आप सिस्टम को इंप्रूव नहीं करेंगे, आप कंसर्न नहीं होंगे, अगर आप सिर्फ एक चेयर के गिर्द घूमेंगे, क्या बदकिस्मती है इस मुल्क के ऊपर कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हमारा मरकजी वजीर ही कोई नहीं है सेहत के लिए। ऑल आर मतलब के रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर साहब के बने हुए हैं, एंड यू कैन वेल इमेजिन कि व्हाट द प्राइम मिनिस्टर कैन हैव टाइम फॉर इट। तो मैं अपनी तमाम तर मोहब्बत, तमाम तर अकीदत, एहतराम के बावजूद ये नहीं कह सकता कि हमारे अरबाब इख्तियार लोग जो है, आई थिंक मैं मतलब उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज पे शक नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जो आउटपुट और जो रिजल्ट है वो यकीनन हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क छोड़े जाते हैं कि या उनका करने का इरादा नहीं है या उनकी मतलब सोच अल्लाह ताला ने इतनी दी है। एक से बढ़ के एक हम वजीर बनते जा रहे हैं, दवाइयों की कीमत से कंट्रोल नहीं होती, कोविड-19 के मसाइल है वो मदद से शुरू करते हैं, लेकिन हम बात यही करते हैं। बड़े अहम सवालात हैं निज़ामी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे साहब, आपका भी डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा करेंगे। यू हैव जॉइंड अस, डॉक्टर नौशीन हामिद साहब ने ज्वाइन किया, उनका भी शुक्रिया। हम प्रोग्राम को यहाँ पर गेस्ट को शुक्रिया अदा करते हुए, यानी प्रोग्राम को अगले सेगमेंट में वाइंड अप करेंगे, सिर्फ समराइज करने को आएंगे। गेस्ट को शुक्रिया अदा करते हुए इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम फैक्ट्स एंड फिगर्स और हकाइक के साथ हेपेटाइटिस पे आपके सामने कुछ अहम हकाइक भी रखे और सवालात भी उठाए। आपको ज़्यादा बताते चलें, हमें ये बताया गया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि 61 उनके इस वक्त ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, 17 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सूबे सिंध के वहाँ पर। उसके अलावा सिंध हेल्थ केयर कमीशन तकरीबन 6000 लोग इस वक्त क्लिनिक्स को इस वक्त लाइसेंस कर चुका है, जिनमें से 2000 को सील कर चुका है। लेकिन ये तमाम हमारे ख्याल से रस्मी कार्रवाइयाँ हैं, क्योंकि आज जो इस प्रोग्राम में बात हुई है, जो सब्सटेंस है वो यही है कि जो पूरा का पूरा निज़ाम है वो वहीं का वहीं स्टैंड करता है, जो बिलखुसूस रतो डेरो के आउटब्रेक के बाद था। हलाकतें 50 नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा हैं इस वक्त। जिन लोगों ने वहाँ काम किया उनकी ज़बानी आपने सुना है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल है।